दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक कमाल की मलयालम मूवी किष्किंधा कांडम को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके चलते पुलिस पब्लिक से अपील करती है कि जिस किसी के पास भी लाइसेंस गन हो वो आकर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दे। जो सुनकर कुछ लोग गन्स हैंड ओवर करने सामने आते हैं। फिर अगले सीन में हम हमारी मूवी के हीरो अजय को देखते हैं। अजय अपर्णा नाम की लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर रहा था। तभी अजय का दोस्त आकर अजय से कहता है कि पुलिस तुझे कॉल कर रही है। तब अजय पुलिस वाले से बात करता है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि आपके पिताजी अप्पू पिल्लई कॉल नहीं उठा रहे, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। आपके पापा के नाम पर भी एक गन रजिस्टर्ड है, उन्होंने अब तक पुलिस स्टेशन में वो सबमिट नहीं की। अजय कहता है कि मेरे पापा शायद बिजी होंगे, मैं शाम को गन ले आऊंगा आपके पास। इस पर पुलिस वाला कहता है कि आप अपना एड्रेस लिखवा दो, हम खुद आपके घर आकर वो गन कलेक्ट कर लेंगे। तब अजय उसे अपना एड्रेस दे देता है। इसके बाद हम कांस्टेबल शिवा को देखते हैं, जिसे अजय अपना बड़ा भाई मानता था। शिवा अजय से कहता है कि एक बार तुम भी अपने पापा से कॉल करके पूछ लो। तब अजय अप्पू को कॉल करके पूछता है, पापा गन मिली क्या? अप्पू कहता है नहीं मिली, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, और वो गुस्से में कॉल कट कर देता है। ये देख शिवा अजय को सलाह देता है कि हमें गन खो जाने की रिपोर्ट लिखवानी होगी। अगर किसी ने उस गन का गलत इस्तेमाल कर लिया तो उसका इल्जाम हम पर ही आएगा। तो अजय कहता है कि मैंने तो पापा को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं माने। वैसे भी वो गन वो ढूंढ ही रहे हैं, काश उन्हें जल्द ही मिल जाए। फिर अजय अपर्णा से कोर्ट मैरिज करके उसके साथ घर जाने लगता है। इधर शाम को पुलिस अप्पू के घर गन लेने आती है। यहाँ आपको बता दो कि अप्पू एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर था। अप्पू पुलिस वालों को बता चुका था कि गन खो चुकी है, जिस पर पुलिस उसके घर की तलाशी लेने लगती है। तभी अजय भी घर आता है और पुलिस को अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं इनका बेटा हूँ, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तब पुलिस वाला दोनों बाप बेटे को डांट लगाता है कि भला एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होकर आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अगर इलेक्शन का समय ना चल रहा होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि गन खो गई है। किसी ने गन का मिसयूज कर लिया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, आप जानते भी हैं। यहाँ वो अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा पुलिस वाले पर ही चिल्लाने लगता है। वो कहता है मैं पिटीशन फाइल कर दूंगा, और ये काफी ना हो तो इलेक्शन वाले दिन आकर पुलिस स्टेशन में बैठा रहूंगा। फिर उस रात अजय अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो उसके साथ गन वाली बात भी शेयर करता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, बस तुमने पिटीशन फाइल कर दी है ना, तो अब तुम्हारी शादी हुई है तो सब छोड़कर मजे करो। इसके बाद अजय अपर्णा से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था हमारी शादी वाले दिन भी ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब वो लोग बालकनी में खड़ी बातें कर ही रहे होते हैं कि अप्पू वहाँ आ जाता है और गुस्से में अजय से कहता है कि मनियान से कहो कल 2-3 बंदों को लेकर आए पेड़ों पर चढ़ने के लिए। अजय कहता है कि ठीक है पापा, मैं उसे कह दूंगा। फिर अगले दिन अपर्णा घर के बाहर आकर सेल्फी लेने लगती है। असल में अजय के घर के आसपास बहुत हरियाली थी, खूब सारे नारियल के और केले के पेड़ लगे हुए थे। खैर अपर्णा जब सेल्फी ले रही होती है तभी उसकी नजर ऊपर पेड़ पर लगे एक पुराने रेडियो पर जाती है। उसी वक्त अजय आता है और कहता है कि हाँ वो रेडियो ही है। माना जाता है कि रामायण के समय सारी वानर सेना यहीं पर थी, अब उनके बदले यहाँ बंदर आ गए हैं। ना सिर्फ ये रेडियो बल्कि बंदर हमारे घर से काफी सामान चुराया करते थे। चच्चू के खिलौने भी बंदरों ने ही चुरा लिए थे, तब से चच्चू बंदरों से नफरत करता है। अब ये चच्चू कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। खैर अपर्णा कह दे कि अजय हो सकता है तुम्हारे पापा की गन भी बंदरों ने ही चुरा ली हो। अजय कहता है कि हाँ पापा पहले ही इस एंगल से सोच चुके हैं, इसलिए उन्होंने पेड़ों पर चढ़ने के लिए कुछ आदमियों को बुलाया है। कुछ देर बाद वो आदमी आ जाते हैं और पेड़ों पर चढ़कर गन ढूंढने लगते हैं, लेकिन गन के अलावा पेड़ों पर वो सारा आलतू फालतू सामान मिलता है जो बंदरों ने चुराया था। फिर अप्पू कहीं बाहर जाने के लिए अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, पर दरवाजे की कुंडी टूटी होने के कारण वो बिना ताला लगाए ही चला जाता है। अब सड़क पर काफी ट्रैफिक थी, सो अप्पू जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। तब ट्रैफिक हवलदार ट्रैफिक को क्लियर कर अप्पू को आगे जाने देता है। इसके बाद हम सुमद नाम के आदमी को देखते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। साथ ही साथ वो शराब का छोटा सा ठेका भी चलाता था, जहाँ से लोग चोरी चुप के आकर दारू लेकर जाते थे। अगले सीन में अप्पू सुमद के यहाँ से गुजरते हुए उसे नमस्ते बोलकर जाता है, और इस तरफ अपर्णा अजय और उसकी बीवी की फोटोज देख रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, अजय की पहले भी शादी हो चुकी थी, जिससे उसे एक बेटा भी था। अजय की पहली वाइफ का नाम था प्रवीणा और बेटे का नाम था चच्चू। कुछ सालों पहले चच्चू घर से लापता हो गया और उसके 3-4 साल बाद प्रवीणा की भी कैंसर से मौत हो गई। अब अगले सीन में अजय किसी ऑफिसर को वीडियो कॉल पर चच्चू की डिटेल्स बता रहा होता है ताकि उसे ढूंढने में मदद हो। फिर सुबह जब अजय अपने ऑफिस लौटता है तो उसके कलीग उसे पूछते हैं कि हनीमून पर कहाँ जा रहे हो, भाभी कैसी हैं और वो बेंगलोर में क्या करती थी। अजय कहता है कि वो पहले आईटी फील्ड में थी, फिर उसने इंटरेस्ट न होने के कारण वो जॉब छोड़ दी। तभी उनमें से एक को कॉल आती है कि जंगल में फायरिंग हुई है। इस पर अजय इस समय बाकी सभी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी और न्यूज चैनल पर भी ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। यहाँ पुलिस देखती है कि किसी पोस्टर पर गोलियां चलाई गई है। तब उनका शक सीधा सुमत पर जाता
बताता है। दरअसल कुछ सालों पहले ऐसी अफवाह फैली थी कि सुमंत नक्सलियों से मिला हुआ है, और अफवाह तो ये भी थी कि सुमंत ने अपने घर पर बम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय जब तलाशी ली गई थी तब पुलिस को उसके घर पर कुछ भी नहीं मिला था। खैर, प्रेजेंट में उस पोस्टर पर जो गोलियों के निशान मिले थे वो राइफल के नहीं थे बल्कि पिस्तौल के थे। अब ये बात सुनकर अजय के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके पापा की गन भी तो मिसिंग है। फिर रात को अजय ये सारा किस्सा अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर शेयर करता है, तो उसका दोस्त कहता है कि टेंशन मत लो, ये नक्सलियों का काम होगा। इसके बाद अपर्णा आकर अजय से कहती है कि आपके फादर अब तक घर नहीं लौटे, उनको गए हुए बहुत देर हो गई है। अजय कहता है कि आ जाएंगे वो, वैसे भी वो अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं, एक्स मिलिट्री ऑफिसर जो ठहरे, तुम फिक्र मत करो। यहाँ हम देखते हैं कि अप्पू की कार बीच रास्ते में रुक गई है। वो अजय को अपना लोकेशन देकर वहाँ बुलाता है। फिर अजय के आते ही कार झट से स्टार्ट हो जाती है और ये लोग घर आ जाते हैं। इसके बाद अप्पू अपने घर के बाहर कुछ कागज जला रहा होता है। तब अपर्णा ये देखकर मन ही मन सोचने लगती है कि भला इतनी रात को पिताजी ये क्या जला रहे हैं। तो वो तुरंत अजय को बताती है। फिर दोनों वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन उसी समय बारिश हो जाती है और वो नहीं जा पाते। हालांकि अगली सुबह अपर्णा और अजय उस जगह चेक करने जाते हैं जहाँ अप्पू ने कागज जलाए थे, और यहाँ शिवा भी उनके साथ था। शिवा कहता है कि क्या आप लोग यहाँ हर रोज आते हो? अजय कहता नहीं, असल में ये प्रॉपर्टी भी अजय के पापा की ही थी, पर उनके घर से थोड़ी दूर थी। खैर, शिवा कहता है कि एक बार जलाने पर जमीन इतनी काली नहीं होती, जरूर कोई हर रोज यहाँ कुछ न कुछ जलाता है। तब अप्पू भी वहाँ खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। फिर शिवा उससे पूछता है कि अंकल, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ तक फैली है? अप्पू कहता है कि पहले तो काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी, मगर इसमें से आधी जमीन मैंने बेच दी। फिर जाते समय शिवा अजय से पूछता है कि क्या सुमंत यहाँ आया था? अजय कहता है नहीं तो। शिवा कहता है मैंने सुना है तुम्हारे पापा का उससे आजकल काफी मिलना जुलना है, उन्हें समझाओ कि वो उससे मिलना बंद करे, अभी माहौल ठीक नहीं है। फिर शिवा जब अपने थाने आता है तो देखता है कि उसे कोई ईमेल आया है। वो मेल अजय के बेटे से जुड़ा था, जिसके बाद शिवा और अजय कर्नाटका के लिए निकलते हैं। इधर घर पर अप्पू अपने पोते के बारे में न्यूज़पेपर में खबर पढ़कर अपनी डायरी में कुछ लिखता है, और उसके बाद वो सुमंत से जाकर मिलता है। इस तरफ शिवा और अजय एक मुर्दा घर में आते हैं। यहाँ कर्नाटका पुलिस को किसी बच्चे की लाश मिली थी। तब अजय लाश को देखते हुए रोने लगता है और कहता है नहीं, ये मेरा चच्चू नहीं है। इधर एक औरत आए दिन अप्पू के घर आ रही थी, और वो हर दूसरे दिन आकर जनगणना के लिए उसके परिवार के बारे में पूछती है। तो अप्पू उसके हाथ में एक लिस्ट पकड़ाकर कहता है सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल इसमें है, देख लो। लेकिन वो औरत तब भी उससे और सवाल करती है। यहाँ अप्पू को उसके बेटे का नाम भी ठीक से याद नहीं था, तो वो फोन में देखकर बताने लगता है। वो औरत कहती है कि अगर घर पर कोई और हो तो उसे बुला लीजिए, मैं उससे पूछ लूंगी। अप्पू कहता है कि नहीं, अभी तो कोई नहीं है, जबकि अपर्णा घर पर ही थी और उस समय खिड़की से झांक रही थी। फिर रात को जब अजय घर आता है तो अपर्णा उसे सब कुछ बताती है कि मैं तो घर पर ही थी, फिर भी पापा ने मुझे बाहर नहीं बुलाया। इसके बाद मैं जानबूझकर उनके सामने भी गई थी, मगर उन्होंने उस औरत के बारे में कोई बात ही नहीं की। मैंने शक के मारे जाकर उनका फोन चेक किया था, तो उनके फोन में तो केवल 10 लोगों के ही नंबर्स हैं। तभी अप्पू आकर कहता है कि अजय तुमसे कितनी बार कहा है मेरे कमरे की कुंडी ठीक करवाओ। इस पर अजय भी सोचने लगता है कि आजकल उसके पापा कुछ ज्यादा ही गुस्से में रहने लगे हैं। फिर अजय अपर्णा से कहता है कि देखो, पापा को पसंद नहीं है कि कोई भी उनके कमरे में जाए, अगर कोई उनके कमरे में जाता है तो उन्हें तुरंत पता लग जाता है। अपर्णा कहते कि अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं कोई पराई थोड़े हूँ। अजय कहता है कि हाँ, पर तुम उनके कमरे में मत जाया करो। फिर अपर्णा अजय को कुछ टैबलेट्स दिखाकर कहती है कि शायद उनके गुस्से की वजह यह है, ये टैबलेट्स तो न्यूरो पेशेंट्स को दी जाती हैं। उस दिन घर पर भी कोई आदमी आया था, जिससे बात करने के बाद पापा अपनी डायरी में कुछ लिखने लगे थे। और तुम्हें वो दिन याद है अजय, जब पापा की कार बंद हो गई थी? उस सड़क पर भी 2 रास्ते थे, हो सकता है पापा घर का रास्ता भूल गए होंगे। मुझे लगता है उन्हें कोई बीमारी है, हमें उनका चेकअप करवाना चाहिए। इस पर अजय कहता है कि हाँ पढ़ना, ये बात सच है कि पापा को भूलने की बीमारी है। मुझे खुद ये बात चच्चू से पता लगी थी, उसने उनकी कुछ आदतें नोट की थी, फिर आकर मुझे बताया था। उस समय मैंने पापा से कहा भी था कि चेकअप करवा लीजिए, पर उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब मैंने उनके दोस्त जैकब को घर बुलाया था। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अजय जैकब से कहता है कि अंकल, जब से माँ चल बसी हैं, पापा घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं। अब तो उन्हें भूलने की बीमारी भी हो गई है। जैकब कहता है कि अजय, तुम्हारे पापा को ये बीमारी पहले से ही थी, उन्होंने बड़ी चालाकी से इसे हम लोगों से छुपाया था। अजय पूछता है कि आपको कैसे पता? जैकब कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा रिटायर होकर घर आए हैं? उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो ड्यूटी पर ही कुछ चीजें भूलने लगे थे। एक दिन तो वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर ही भूल गए थे, जो बाद में वॉशिंग मशीन में मिली थी। इसी वजह से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। अब प्रेजेंट में अजय यही बातें अपर्णा को बताता है। फिर अगले दिन अपर्णा जंगल में टहलते हुए जाती है तो उसे वहाँ चच्चू के खिलौने पड़े मिलते हैं। इसके बाद वो घर आकर लैपटॉप पर चच्चू की कुछ वीडियोस देखने लगती है। फिर वो अजय से पूछती है कि पापा चच्चू के साथ कैसे थे? अजय कहता है कि जब चच्चू महज 2 साल का था, उसकी माँ को कैंसर हो गया। उन दिनों हमें आए दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ऐसे में पापा ने चच्चू की देखरेख की थी। अपर्णा कहते कि हो सकता है कि पापा को अप्पू की गुमशुदगी के बारे में कुछ
पता हो और वो भूल गए हो। तुम्हें तो बताया था ना, जब चच्चू गुम हुआ तो तुम उसे पापा के पास छोड़कर प्रवीणा को लेकर हॉस्पिटल गए थे। ये बात सुनकर अजय भी सोचने लगता है। इस तरफ पुलिस को जंगल में किसी की लाश मिलने की खबर मिलती है तो पुलिस फॉरेंसिक टीम को लेकर तुरंत जंगल पहुंच जाती है। वो लाश अजय के घर से कुछ ही दूरी पर थी तो अजय और अपर्णा भी उसे देखने चले जाते हैं। यहाँ शिवा उन्हें देखते ही कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग घर जाओ, मैं बाद में आकर सब बताता हूँ। तभी एक फॉरेंसिक टीम वाला पुलिस को बताता है कि गड्ढे से जो कंकाल मिला है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि बंदर का है। फिर उस रात अजय के घर पर उसका एक दोस्त आया हुआ था। अजय उससे वही बंदर के कंकाल वाली बात बता रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि अभी अभी हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है कि उस बंदर को किसी ने गोली मारी थी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ से बंदर का कंकाल मिला 2 साल पहले वो जमीन भी अप्पू की थी। इस तरफ अप्पू न्यूज़पेपर से डायरी में कुछ नोट कर रहा होता है। फिर अजय घर आकर अपर्णा को बताता है कि उस बंदर को किसी ने 3 साल पहले गोली मारी थी और मेरे पापा ने भी वो प्रॉपर्टी 2 साल पहले बेची थी। फिर अगले दिन पुलिस वाले से केस को लेकर चर्चा कर रहे थे। तब एक पुलिस वाला अपने सीनियर से कहता है, सर उस बंदर के सर में जो गोली लगी है वो .32 की है। अप्पू सर की गन में भी इसी साइज की बुलेट फिट होती हैं। क्या पता ये उन्हीं की गन से हुआ हो। तभी एक कांस्टेबल कहता है कि सर अप्पू सर का पोता भी 3 साल पहले गुम हो गया था। इससे पहले भी वो कई बार गुम हुआ था और हर बार मिलने पर वो बच्चा अपने घर वालों को एक नई कहानी सुनाता था। मगर जब वो तीसरी बार गुम हुआ उसके बाद से आज तक वो घर नहीं लौटा। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढा मगर बच्चा कहीं नहीं मिला। इधर अजय कहीं जा रहा था तब उसने अप्पू को सुमत से बात करते हुए देखा तो अजय उसे आवाज लगाकर पूछता है कि पापा आपकी गाड़ी कहाँ है। अप्पू कहता है कि गाड़ी में तो पेट्रोल खत्म हो गया। इस पर अजय कहता है कि ऐसा कैसे खत्म हो गया, कल ही तो मैंने डलवाया था, चलिए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं घर ही जा रहा हूँ। फिर सारे रास्ते अजय उस बंदर के बारे में बात करता है मगर अप्पू कोई जवाब नहीं देता। अब हम देखते हैं कि अप्पू बार बार हॉस्पिटल जाकर बिल मांग रहा था और हॉस्पिटल वाले भी हर बार अप्पू के हाथ में बिल थमा देते थे। फिर एक दिन जब अप्पू अपने घर लौट रहा था तो वो उन्हीं 2 रास्तों पर आकर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस रास्ते जाऊँ। तब यहाँ खुशकिस्मती से उसके गाँव की बस जा रही थी जिसे देख वो भी उसके पीछे पीछे कार चलाकर अपने घर आ जाता है। यहाँ अप्पू का दोस्त अमृत उसके घर पर उसका इंतजार कर रहा था जिसे देखते ही अमृत कहता है, अरे यार आखिर तुम मिल ही गए, मैं कई दिनों से तुम्हारे पास आने की सोच रहा था। पहले तो अप्पू अमृत को पहचानता ही नहीं पर बाद में उसकी फोटोज देखने के बाद पहचान जाता है। इसके बाद अप्पू अपने बनाए कुछ नोट्स चेक करके अमृत का हालचाल पूछता है। अमृत भी आर्मी वाला ही था। फिर हम देखते हैं कि अप्पू ने अमृत के नाम से नोट्स बनाकर उसमें लिखा था, आर्मी वाला अमृत नजर नहीं आता, ये झूठा है, इसकी सारी बातें झूठी हैं। इसके बाद अप्पू अमृत से कुछ सवाल पूछता है जिन्हें सुनकर अमृत डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच इन दोनों में छोटी मोटी झड़प होती है और अमृत अप्पू के नोट्स में से कुछ पन्ने फाड़कर अपनी जेब में रख लेता है। तभी अपर्णा और अजय कहीं से घर लौटते हैं तो अमृत उन दोनों से ऐसे बात करता है मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो उनसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे पापा से मिलता चलूं। वही अप्पू एकदम हैरान होकर बैठा था, यानी वो उतनी ही देर में उसके और अमृत के बीच हुई लड़ाई भी भूल चुका था। इस तरफ पुलिस स्टेशन में 2 बंदे आकर पुलिस को कुछ फोटोज दिखाते हैं। उन फोटोज में एक बंदर था जिसने अपने हाथ में गन पकड़ रखी थी। तब पुलिस वाले अप्पू को बुलाकर पूछते हैं कि क्या ये गन आपकी है। अप्पू कहता है हाँ ये मेरी ही गन है। फिर पुलिस वापस इस बारे में डिस्कस करने लगती है। यहाँ एक कांस्टेबल कहता है कि सर ये गन अप्पू सर की ही होगी क्योंकि बाकी सभी ने तो अपनी अपनी गन सरेंडर कर दी है। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि क्या पता वो असली गन हो ही ना, खिलौने वाली गन हो। इस पर सीनियर ऑफिसर कहता है कि कुछ भी हो हम रिस्क नहीं ले सकते, पब्लिक अनाउंसमेंट करवा दो कि सब लोग थोड़ा चौकन्ना रहें। इधर अप्पू फिर कुछ कागज इकट्ठा कर जंगल ले जाकर जलाता है और उसके वहाँ से जाते ही अपर्णा चुपके से उन कागजों को देखने की कोशिश करती है मगर अप्पू उसे देख लेता है। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी अजय वहाँ आकर अप्पू को शांत करवाता है। इसी खींचातानी में अप्पू जमीन पर गिर जाता है और जो हुआ सब कुछ भूल जाता है। फिर वो उल्टा इन दोनों को ही डांटते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत है तो घर में जाकर लड़ो, यहाँ बाहर आकर क्यों लड़ाई कर रहे हो। अपर्णा कहते कि अजय मुझे लगता है पापा हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद पुलिस आकर अप्पू को पूछताछ करने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ अजय और अपर्णा सुमध के पास जाकर उससे पूछते हैं कि पापा तुमसे मिलने क्यों आते हैं। तब सुमध उन्हें बताता है कि एक दिन जब मैं कहीं जा रहा था तब मुझे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत आकर देखा तो तुम्हारे पापा चच्चू की पिटाई कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका। तब अप्पू ने मुझे कहा कि इस बच्चे ने मेरे लॉकर से मेरी गन निकाल कर इस बंदर को गोली मार दी है। तब सुमध पूछता है कि इसके मम्मी पापा घर पर नहीं है क्या। तब अप्पू कहता है कि पता नहीं वो कहाँ गए, बस उन्होंने तो मुझे इसको संभालने के लिए दे रखा है। असल में अजय और प्रवीणा उस समय हॉस्पिटल गए हुए थे। खैर अब उन्हें उस मरे हुए बंदर का कुछ तो करना था ना, तो वो दोनों उसे उसी जगह जमीन में गाड़ देते हैं ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। वहीं उस समय एक दूसरा बंदर भी पेड़ पर बैठे ये सब कुछ देख रहा था। वो बंदर हमेशा अप्पू को ही घूरता रहता था। फिर अप्पू हर बार की तरह इस बात को भी भूल गया और उसके कुछ दिनों बाद वो सुमध से जाकर कहता है कि उसकी गन कहीं मिल नहीं रही। तो सुमध उसे उस दिन की याद दिलाता
दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें याद है अप्पू, उस दिन तुम चच्चू को मार रहे थे क्योंकि उसने तुम्हारी गन लेकर बंदर को मार दिया था। फिर हम दोनों ने मिलकर उस बंदर को दफनाया था। असल में अप्पू उस दिन के बाद से हर रोज सुमन से मिलने जाता था। फिर उसका हालचाल पूछकर उससे वो बंदर वाला किस्सा सुनता था, जैसे वो मानो पहली बार सुन रहा हो। ये सब जानने के बाद अपर्णा उसी जगह जाकर कुछ कागज के टुकड़े समेटने लगती है। दूसरी तरफ अजय पुलिस वालों पर भड़क जाता है, कहता है मेरे पापा 70 साल के हैं, उनकी उम्र का तो लिहाज कर लो, उन्हें इतनी देर थाने में क्यों बैठा कर रखा है। तब शिवा उसे साइड में ले जाकर कहता है कि उन्होंने मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया। इधर अपर्णा कागज के टुकड़े में लिखा देखती है कि 6 बुलेट्स में से 2 बुलेट्स गायब हैं। फिर वो अप्पू के कमरे में आकर सब कुछ चेक करती है। इस तरफ पुलिस अप्पू से ढेर सारे सवाल पूछ रही थी। इस पर अप्पू कोई जवाब नहीं देता, मगर वहीं बैठे बैठे अपनी पैंट में टॉयलेट कर देता है। फिर कुछ देर बाद अमृत पुलिस स्टेशन आता है और पता चलता है कि अमृत असल में कोई आर्मी वाला नहीं था, ना ही वो अप्पू का दोस्त था, बल्कि वो तो उसका सीक्रेट थेरेपिस्ट था, जो हर 1-2 महीने बाद उससे मिलकर उसकी कंडीशन को समझने की कोशिश करता था। और उसने अप्पू से झूठ बोला था कि वो उसका दोस्त है। अमृत पुलिस वालों को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि सर अगर इन पर कोई ज्यादा दबाव डाले तो ये सब उसी वक्त भूल जाते हैं। फिर कांस्टेबल जाकर अप्पू की मेडिकल रिपोर्ट अपने सर को दिखाता है और कहता है सर अप्पू को मेंटल प्रॉब्लम पिछले 16 सालों से है, जबकि गन उन्हें 8 साल पहले ही मिली है। ये बात अगर बाहर आई तो मीडिया वाले हमको ही गाली देंगे, कोर्ट हमारा गला पकड़ेगा कि इस पागल बूढ़े को तुम लोगों ने गन कैसे दे दी। बेहतर यही होगा कि हम इन्हें छोड़ दें। इधर अपर्णा को अप्पू के कमरे में वो गन मिल जाती है। तभी अजय अपने पापा को घर लेकर आ जाता है। फिर घर आते ही अप्पू जान गया था कि अपर्णा उसके कमरे में गई थी, तो वो इस बात को लेकर अजय को डांटने लगता है। फिर अपर्णा डॉक्टर अमृत से पूछती है कि आखिर कोई अपनी यादों को क्यों जलाएगा, तो डॉक्टर अमृत कहते हैं कि क्यों नहीं, हम भी तो हमारे व्हाट्सएप से सारे अनचाहे मैसेज डिलीट करते हैं, ठीक उसी तरह यादें भी जलाई जाती हैं। फिर डॉक्टर के जाने के बाद अपर्णा अजय को बताती है कि पापा ने नोट में लिखा था 6 बुलेट में से 2 गायब हैं, एक से तो चच्चू ने बंदर को मारा था, फिर दूसरी बुलेट का क्या हुआ। इस पर अजय उल्टा अपर्णा को ही डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि पापा के कमरे में मत जाना। अपर्णा कहते कि और ये गन ये तो यही है। फिर उन्होंने पुलिस को झूठ क्यों बोला, गन खो जाने की पिटीशन दर्ज क्यों करवाई, और उस बंदर के पास किसकी गन है। शायद बात कुछ और ही है, मुझे लगता है पापा भूलने का नाटक कर रहे हैं। इस पर अजय कहता है बस करो अपर्णा, जिस तरह तुम चच्चू के बारे में जानना चाहती हो उसी तरह पापा भी जानना चाहते हैं। वो पुराने न्यूज़पेपर्स के जरिए सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी उन्हें याद आता है कि वो इस केस के सस्पेक्ट हैं, वो सोचने लगते हैं कि क्या मैं कोई गलती करके भूल गया हूँ। फिर वो अपनी तरफ से जो भी सुराग जुटाते हैं उन्हें अपनी मेमोरी से मिटाने के लिए जंगल में जाकर जला देते हैं। इसके बाद वो वापस नए सिरे से सुराग जुटाने लगते हैं। ऐसा वो बार बार करते हैं, ये एक तरह का लूप बन चुका है। तब अपर्णा कहते हैं कि देखो अजय, पापा ने तो इस केस को पहले ही सॉल्व कर दिया है, मुझे लगता है तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम चच्चू के बर्थडे वाले दिन हॉस्पिटल गए थे, यानी 19 मार्च को, मगर तुमने पुलिस वालों से क्यों कहा कि चच्चू 20 मार्च को गायब हुआ है। इस पर अजय अपर्णा को आज सारी सच्चाई बताने लगता है और सीन 3 साल पहले शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि अजय प्रवीणा को हॉस्पिटल से घर लाकर दोबारा कुछ काम से बाहर चला जाता है और शाम को जब वो घर लौटता है तो देखता है कि चच्चू की लाश जमीन पर पड़ी हुई है और प्रवीणा उसके बगल में बैठी है। यहाँ प्रवीणा फुट फुट कर रो रही थी। वो अजय से कहती कि ये अपने दादा की गन निकाल कर उससे खेल रहा था, इसी बीच इससे गन चल गई और ये सब हो गया, मुझे मेरा चच्चू वापस चाहिए। तब प्रवीणा और अजय बहुत देर तक चच्चू की लाश को देखकर फुट फुट कर रोते हैं। तभी अप्पू घर आता है और अजय उसे इस बारे में बताने वाला था, मगर नहीं बता पाता क्योंकि वैसे भी अप्पू थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाएगा। फिर जब वो वापस प्रवीणा के पास आता है तो देखता है कि वो भी बेहोश पड़ी है। असल में उसने भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तब अजय तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करके कहती है कि सर ये तो खुदकुशी का केस लग रहा है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। इस पर अजय कहता है कि नहीं मैडम, ऐसा मत करिए, दरअसल मेरी वाइफ की कीमोथेरेपी चल रही है, शायद इसने दवाई का ओवरडोज ले लिया। तब डॉक्टर प्रूफ के लिए प्रवीणा की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगती है और जब अजय मेडिकल रिपोर्ट्स लेने घर आता है तो देखता है कि चच्चू की लाश कमरे से गायब हो चुकी है और कमरा भी पूरी तरह से साफ नजर आ रहा था। फिर अजय इस बारे में अप्पू से पूछने जाता है, पर अप्पू ऐसे बर्ताव करता है मानो उसने दिन भर में पहली बार अजय को देखा हो। वो पूछता है कि तुम कहाँ थे सुबह से। अब ऐसे में भला अजय अप्पू से क्या ही पूछता, अगर अप्पू कुछ जानता भी होगा तो अब तक भूल चुका होगा। इसके बाद अजय प्रवीणा को घर ले आता है। हालांकि ट्रीटमेंट के दौरान ही प्रवीणा की भी मौत हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद अप्पू को उसके पोते के बारे में याद आता है। वो ये भी देखता है कि उसके गन से 2 बुलेट्स गायब हैं। तब वो अपनी तरफ से ही सबूत जुटाने लगता है और आखिरकार खुद केस को सॉल्व भी कर लेता है कि सुमद ने कहा था चच्चू ने मेरी गन से एक बंदर को मार दिया। फिर दूसरी बुलेट कहाँ गई, यानी प्रवीणा और अजय में से ही किसी ने चच्चू को मार डाला है। वैसे जिसने भी किया होगा जानबूझकर नहीं किया होगा। फिर वो सोचता है कि इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। यही सोचकर अप्पू सारे सबूतों को इकट्ठा करके जला देता है। फिर सुबह होते ही वापस केस पर नए सिरे से काम करने लगता है और ये सिलसिला पिछले 3 सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। अब प्रेजेंट में अपर्णा
प्रवीणा ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और फिर वो और अजय कुछ काम से नागपुर जाने लगते हैं। फिर हमें बताते हैं कि जब अजय प्रवीणा को हॉस्पिटल लेकर गया था तब अप्पू ने चच्चू की लाश को देखा जिसके बगल में उसकी गन पड़ी थी। तब उसने डर के मारे चच्चू को वहीं अपनी प्रॉपर्टी पर ही दफना दिया और गन को अपने पास रख लिया और अप्पू डरा हुआ होने के कारण अगले ही पल में सब कुछ भूल गया होगा। फिर जब उसे दोबारा अपने पोते की याद आती तो वो उस केस की अपने तरीके से जांच करने लगता है। वो वही सारी चीजें हर रोज दोहराता, सबूतों को जलाता और अपने पापा की इस हालत को नजरअंदाज करते हुए अजय भी उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहता था। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।